नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की एक्सप्रेस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में चुनाव रैली को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि अब भारत को कोई भी आंख उठाने से पहले 100 बार सोचता है। उन्होंने कहा, हमने आतंकी फैक्ट्री में घुसकर उसे खत्म कर दिया है और आतंक सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही सिमट कर रह गया है। आतंकियों का पता है कि अगर हमने बम धमाका किया तो मोदी पाताल से भी खत्म कर देगा। उन्होंने कहा कि देश में एक ऐसी जमात भी है जो एक दिन सरकार बनाती है और दूसरे दिन सरकार गिरा देती है। और मैं जब 2014 में पहली बार चुनाव लड़ रहा था तब उन्होंने मुझसे कहा था कि विदेश नीति कैसे संभालोगे। तब मैंने कहा था कि हम दुनिया के साथ ना आंखें नीची करके बात करेंगे और ना ही आंखें उठाकर बात करेंगे। हम बात करेंगे तो आंखों में आंखें मिला के बात करेंगे। राहुल गांधी के नामांकन पत्र को जिला निर्वाचन अधिकारी ने वैध बताया है। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए नामांकन खारिज करने की अपील की थी। इस मामले पर सुनवाई हुई। राहुल गांधी के वकील राहुल कौशिक कोर्ट में पेश हुए। पत्रों की जांच के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने आपत्तियों को खारिज कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में राफेल पर झूठ बोलने वाले मामले पर माफी मांग ली है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है, मैं चुनावी गहमा-गहमी में ये बयान दिया था जिसके लिए मैं सर्वोच्च न्यायालय से क्षमा मांगता हूं। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चौकीदार चोर है वाले बयान पर खेद व्यक्त कर दिया है। आपको बता दें कि भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी पर कई आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। अब बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 10 अप्रैल को नामांकन के बाद मीडिया के समक्ष राफेल सौदे को लेकर चौकीदार चोर है का बयान दिया था। राहुल का ये बयान जब मीडिया में आया तो भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार को दिल्ली की 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को उतारा गया है। उनका मुकाबला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी से होगा। तिवारी इस सीट से 2009 और 2014 में चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस ने कपिल सिब्बल का टिकट काट दिया है। वे पिछली बार चांदनी चौक से लड़े थे। उनकी जगह जेपी अग्रवाल को टिकट दिया गया है। अग्रवाल का मुकाबला केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह से होगा। लोकसभा चुनाव 2019 में समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर से गठबंधन का प्रत्याशी बदल दिया है। एक हफ्ते पहले समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामचरित्र निषाद को मिर्जापुर से गठबंधन का प्रत्याशी घोषित किया गया है। समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर से पहले राजेंद्र एस बिंद को प्रत्याशी बनाया था। रामचरित्र निषाद को 3 दिन पहले शुक्रवार को ही अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। मछली शहर के भाजपा सांसद रामचरित्र निषाद के साथ ही पूर्व विधायक राजमती निषाद और उनके पुत्र अमरेंद्र ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 23 अप्रैल को सपा की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस चरण की 10 में से 9 सीटों पर गठबंधन से सपा के उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में मुलायम सिंह यादव, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार बसपा से, शिवपाल सिंह यादव, वरुण गांधी, आजम खां, जयप्रदा, राजवीर सिंह, सलीम शेरवानी और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे दिग्गजों के सियासी कौशल का इम्तिहान होगा। इस चरण में जिन 10 सीटों पर चुनाव है वह सपा के गढ़ मानी जाती हैं। सपा में इनमें से 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एकमात्र अलावा सीट से के कोटे में है और पिछली बार मोदी की लहर में सपा ने इन 10 सीटों में से मैनपुरी, बदायूं व फिरोजाबाद में जीत हासिल की थी। शेष 60 सीटें भाजपा के पास ही थी। यूपी के रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार जयप्रदा पर विवादित टिप्पणी पर पिता आजम खां इन दिनों घिरे हुए हैं। अब बेटे अब्दुल्ला आजम खां भी उसी रास्ते पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रामपुर में प्रचार के आखिरी दिन अब्दुल्ला खान ने एक रैली के दौरान जयप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें अली और बजरंग बली की जरूरत है, ना कि अनारकली की। रामपुर में पान दरीब में रविवार को जनसभा को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने जयप्रदा का नाम लिया और बिना इशारों में ही कहा कि हमें अली और बजरंग बली की जरूरत है, ना कि अनारकली की। गौरतलब है कि इससे पहले भी आजम खां पे जयप्रदा की बॉलीवुड से जुड़े होने की वजह से उन पर कई बार निशाना साधते नजर आए हैं और उन्हें नाचने गाने वाली भी बोल चुके हैं।
प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशी आजम खां के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम बयानवीर बने रास्ते पर हैं। अब्दुल्ला ने रामपुर में प्रचार के आखिरी दिन रैली में बीजेपी प्रत्याशी जयप्रदा के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस पर अब जयप्रदा ने कहा कि जैसा बाप वैसा ही बेटा। इस बयान से पता चलता है कि वो समाज की महिलाओं को किस नजर से देखते हैं। जयप्रदा ने अब्दुल्ला के बयान पर कहा है कि तय नहीं कर सकती कि ये इस पर हंसा जाए या फिर रोया जाए, बेटा बिल्कुल भी बाप की तरह है। मायावती ने फिर एक बार ट्वीट पर बीजेपी सरकार को घेरा है। इस बार मायावती ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं। मायावती ने कहा है कि भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी व मालेगांव ब्लास्ट आरोपी साध्वी प्राची प्रज्ञा का दावा है कि युद्ध धर्म लड़ रही हैं। यही है कि बीजेपी आरएसएस का असली चेहरा जो लगातार बेनकाब हो रहा है, लेकिन आयोग केवल नोटिसें ही क्यों जारी कर रहा है, वो बीजेपी रत्न प्रज्ञा का नाम क्यों नहीं रद्द कर रहा है। मीडिया की जबरदस्त आलोचनाओं के बावजूद चुनाव आयोग अगर जनसंतोष के मुताबिक निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है तो ये देश के लोकतंत्र के लिए बड़ी चिंता की बात है। 7वें और अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी हो गई है। इसी के साथ इन सीटों पर नामांकन भी शुरू किया जाएगा। नामांकन 29 अप्रैल तक होगा। मतदान 19 मई को होगा। अधिसूचना जारी होने के साथ ही महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर तथा रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट पर 22 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन क्षेत्रों में 29 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 30 अप्रैल को होगा और फिर 2 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। यूपी के महाराजगंज जिले में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के नामांकन के लिए सभी प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि महाराजगंज में आखिरी चरण यानी 19 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर आज से नामांकन शुरू हो गया है। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में प्रत्याशियों का नामांकन होगा। प्रशासन ने नामांकन के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए हैं। जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। रोहित शेखर तिवारी की संदिग्ध हालतों में हुई मौत के बाद रविवार को पुलिस ने उनकी पत्नी अपूर्वा तिवारी और घर में 2 नौकरों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का मानना है कि अपूर्वा रोहित शेखर की हत्या की साजिश का हिस्सा हो सकती है। पुलिस उन्हें प्रमुख आरोपी के तौर पर देख रही है। शेखर और उनकी पत्नी के बीच शादी के पहले ही दिन से विवाद शुरू हो गया था। फिलहाल पुलिस रोहित की पत्नी और नौकरों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही रोहित की हत्या का खुलासा भी हो जाएगा। यूपी में तीसरे चरण में 120 प्रत्याशियों के एआरडी की रिपोर्ट ने पोल खोल दी है। तीसरे चरण में भी करोड़पति प्रत्याशियों का वर्चस्व कायम है। 120 में से 46 प्रत्याशी कुबेर के भाई हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा बीएसपी के प्रत्याशी हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तीसरे चरण के चुनाव में भी 120 में से 24 प्रत्याशी अपराध से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें से 19 प्रत्याशी का गंभीर अपराध से रिश्ता रहा है और अपराधी प्रत्याशियों में से रामपुर के आजम खां अपराध के मामलों में नंबर 1 पर है। आजम खां पर 10 आपराधिक केस हैं। वहीं 120 में से 35 प्रत्याशी 8वीं और 12वीं पास हैं और 3 उम्मीदवार तो अंगूठा टेक है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपने पिता की सीट से इस बार चुनौती पेश की है, तो प्रमुख विपक्षी पार्टी भी उनको आजमगढ़ में घेरने जा रही है। आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ को भाजपा ने टिकट दिया है, इसलिए निरहुआ के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 अप्रैल को आजमगढ़ जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। वो आजमगढ़ संसदीय सीट के विधानसभा क्षेत्र महेंद्रनगर के खरियानी हाइडल के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। कानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने शास्त्री नगर के सेंटर पार्क में जनसभा की। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा
शाहजहांपुर वासियों में उत्साह देखकर बहुत खुशी हुई है। बीजेपी पूरे देश में अपने मुद्दों के साथ मैदान में आई है। मोदी जी ने 5 साल में विकास ही विकास किया है। कांग्रेस ने 55 साल में केवल आतंकवाद दिया है। राहुल गांधी अमेठी जाते हैं तो हवन करते हैं, केरल जाते हैं तो चांद तारे वाले झंडे उठाते हैं। दोहरा चरित्र है राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस काल में 12 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। पीएम ने कानपुर को डिफेंस कॉरिडोर दिया है जो 2 से 2.5 लाख लोगों को नौकरी देगा। मेडिकल कॉलेज के बारे में भी कभी नहीं सोचा गया। गाजीपुर में कुछ दबंगों ने सदर तहसील परिसर में निर्वाचन का काम कर रहे लेखपाल के साथ जमकर बदसलूकी की है। दबंगों ने लेखपाल के साथ गाली गलौज किया है, साथ ही लेखपाल को मारने पीटने की धमकी दी है। मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया है। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं घटना के बाद पीड़ित लेखपाल ने थाने में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने लेखपाल की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है दबंग युवक बीजेपी के कार्यकर्ता है। लोकसभा चुनाव में पार्टी और नेताओं के साथ साथ समर्थकों की भी तरह तरह के तरीके अपनाकर वोटरों से अपने पार्टी को समर्थन और वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहीं मिर्जापुर में एक सपा नेता ने अपने भाई की शादी के कार्ड में ही सपा का चुनाव चिन्ह साइकिल छपवाकर लोगों से वोट देने की अपील की है। बता दें कि सपा युवा सभा जन के प्रदेश सचिव रमेश यादव के भाई सुभाष की शादी 25 अप्रैल को होनी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो लोग भी हमारे यहाँ शादी में आए, शगुन न देकर चुनाव के दिन साइकिल के बटन को दबाकर वादा कर जाए। शाहजहांपुर में खुशियों का माहौल उस समय मातम में बदल गया जब बारात की निकासी के दौरान हर्ष फायरिंग हुई और एक विवाहिता की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। विवाहिता की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पूरा मामला शाहजहांपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र के तरीन टलकी का है। रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अमजद उल्लागंज गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक का घर के अंदर फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला। शव की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मौत का कारण पारिवारिक कलह बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक ओम प्रकाश शराब पीने का लती था और बीते शाम को इसने घर में रखा सरसों का तेल बेचकर शराब पी, जिसके बाद मृतक की पत्नी से विवाद हुआ और देर रात उसका शव फांसी से फंदे से लटकता मिला। खबर हाथरस से है, जहां अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सदाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने मथुरा रोड पर लूट के ट्रक ट्राली सहित 315 बोर तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि अभियुक्त टिंकू पर अन्य कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। खबर जौनपुर से है, जहां लाइन बाजार थाना क्षेत्र में चैकी गांव में जूस का ठेला लगाने वाले युवक को चचेरे जीजाओं ने मामूली विवाद के चलते मौत की घाट उतार दिया। हत्यारों को आशंका थी कि तंत्र मंत्र से बांध दिया गया है, जिससे उनका व्यापार नहीं हो पा रहा है। वहीं मृतक युवक के परिजनों ने आरोप लगाया है, पहले युवक शिकायत करने चौकी गया पर वहां पर सिपाहियों ने उसे पीटकर भगा दिया, जिसके बाद वो अपने घर पहुंचा और 2 लोगों ने उसे लाठी डंडे ईंट पत्थर से पीट कर उसकी हत्या कर दी। बीच बचाव में उसकी बहन व जीजा भी घायल हो गए। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अवैध शराब की सप्लाई तेज होती जा रही है। वहीं पुलिस को चेकिंग करते देख घबराए हुए लखनऊ की ओर टाटा 407 लेकर भाग रहा था। चालक अनियंत्रित होकर जाकर गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस को आता देख चालक मौके से फरार हो गया और पुलिस ने जब उसे टाटा 407 की तलाशी ली तो 2 भाग में बटे टाटा 407 में ऊपर तो टेंट का सामान और दूसरे बने बक्से में शराब का जखीरा भरा हुआ था। पुलिस ने आनंद फानन में शराब से लदी गाड़ी को कब्जे में लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बांदा पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान की एक और बड़ी कामयाबी जुड़ गई है। अपर
पुलिस अधीक्षक बांदा के मार्गदर्शन में 6 शॉट टीम के संयुक्त टीम ने छापेमारी करके अवैध गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। वहीं 2 अभियुक्तों को मशीन व तैयार गुटखा भारी मात्रा में सामग्री जब्त कर ली गई है। पकड़े गए अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा लिखकर उन्हें जेल भेज दिया गया है। तू डाल डाल मैं पात पात की कहावत काफी पुरानी है। जब अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन तमाम प्रयास करती है, लेकिन अपराधी पुलिस को चकमा देकर अपराध को अंजाम देने के लिए अलग अलग तरीके इजाद कर रहे हैं और पुलिस को खुलेआम चुनौती देते नजर आते हैं। जी हां, ऐसा ही कुछ मामला गाजीपुर के नौनाहार थाना इलाके का है, जहां देखने को मिला है जहां पर एक ठग द्वारा लोगों से ठगी करने का नया तरीका अपनाकर लोगों को चूना लगाया जा चुका है। ठगी के शिकार हुए लोगों की शिकायत पर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए एक ठग को गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए ठग के पास से 10,000 नकदी, एक मार्को स्कैनर मशीन, मोबाइल और 14 आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटो कॉपी बरामद की गई है। झांसी के मऊरानी थाना क्षेत्र में एक सिपाही कई घंटों तक फायरिंग कर रहा था। नशे में धुत सिपाही घर आया था, वहीं अपनी सरकारी राइफल से अचानक फायरिंग करने लगा। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि रानीपुर चौकी का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और पोजीशन लेनी पड़ी उसको। गनीमत रही कि कई दर्जन राउंड फायरिंग होने के बाद भी कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि पुलिस ने घेर कर आरोपी सिपाही को पकड़ लिया है और आगे की कार्रवाई जुट गई है। खबर अमरोहा से है, जहां नाबालिग छात्र से सिपाही की शर्मनाक करतूत का मामला सामने आया है। सिपाही ने नाबालिग छात्रा को बहला फुसला कर कुकर्म करने का प्रयास किया। छात्रा के शोर मचाने पर खेत पर काम कर रहे लोगों ने देखा तो सिपाही तमंचा दिखाते हुए जान से मार देने की धमकी देकर फरार हो गया, लेकिन सिपाही के भागते वक्त उसका मोबाइल मौके पर ही गिर गया। वहीं अब छात्रा के परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत थाने में तहरीर देकर की है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है।